Hello guys, today we discuss about of the MCQ session and it's all topics resuming questions कि जिसमें सब सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दी एनी नर्सिंग रिलेटेड एग्जामिनेशंस ओके। ये सेंट्रल के लिए भी और स्टेट के लिए भी हर एक नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गए। सो लेट इस वी कैन स्टार्ट। और हर एक के रेशनल भी है किस तरीके से आंसर आएगा और उसका जितना भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो हम करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक वाइज भी देखेंगे इवन दो वी स्टार्ट फॉर दैट कि अपडेट कौन सी अभी आई है। जैसे अपडेट बहुत सारी आई है, स्पेशली देखने जाए तो ओबीजी के सेशन में सबसे ज़्यादा अपडेट है, ठीक है। जैसे कि पीपीएच में बहुत ज़्यादा हुआ है चेंजेस, देन पीआईएच में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इसी तरीके से इवन दो साइकेट्रिक में भी बहुत सारे चेंजेस है, जैसे कि वी कैन यूज़ फॉर द ईसीटी ओके। उसके माइनर चेंजेस हमको पता है, मेजर चेंजेस हमको पता है कि विदाउट एनेस्थेटिक्स एजेंट्स हम कभी भी ईसीटी नहीं दे सकते नाउ इन द मॉडर्न सिनारियो राइट। बट उसमें भी चेंजेस हो गया कि भाई एनेस्थेटिक एजेंट्स जो यूज़ होता था बराबर वो उसकी जगह कोई और यूज़ होने लगा है। ऐसे ही टीबी की जो ड्रग है उसमें भी हुआ है। तो ये सारे टॉपिक्स हम इन दिस शॉर्ट सेशन में लेना चाहेंगे। और वैसे ही कि पहले क्या चेंजेस था और अभी क्या आया है, ठीक है। क्योंकि अभी के जो एग्ज़ाम्स हो गए उसमें बन सकता है कि एक दो क्वेश्चंस इसके ऊपर आए और अभी जो हमारी बुक्स में जो दिया है उसके अलावा हमें उसके ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर फॉर दैट कि आप एक अपनी छोटी सी नोटबुक बना दें जिसमें अपडेट के ऊपर हो। आप अपनी बुक जो पढ़ रहे हो, जैसे कि आपके पास पहले से कोई टारगेट हाई आप फॉलो कर रहे हो या फिर आपके पास पीआर यादव है या फिर कोई कोचिंग की बुक राइट, तो अभी उसमें ये इंक्लूड करना ज़रूरी बन जाएगा क्योंकि उन लोगों ने जो पहले से होगा वो इंक्लूड किया होगा। आप लोगों को जो रिसेंटली है वो याद रखना पड़ेगा राइट, क्योंकि ये चेंजेस जो है इंटरनेशनल लेवल से WHO के थ्रू अप्रूव्ड होते हैं राइट। तो अभी एग्ज़ाम में वही पूछा जाएगा जो अप्रूव्ड है और उसी डेटा को जो है वो सही सटीक माना जाएगा। क्लियर? तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शांति से कंसंट्रेशन से आप इसमें ध्यान दे के जो है वो पढ़िएगा, ठीक है। जो भी जहाँ पे भी आपको क्वेरी लगती है यू पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं आपको उसका आंसर या उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पूरा हेल्प करूँगी ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन द नर्स इज़ कैरिंग फॉर अ क्लाइंट ओके। और वो जो क्लाइंट है वो किस तरीके का है, तो ओके जो वो क्लाइंट है वो बोले कि हिप फ्रैक्चर हुआ है, उस क्लाइंट का क्या हुआ है, हिप फ्रैक्चर ओके। ये जो हिप फ्रैक्चर है वो कब माना जाएगा कि ये जो हिप फ्रैक्चर होता है वो सबसे बड़ा बोन जिसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा फीमर बोन, ठीक है। और ये कौन से जॉइंट से जुड़ा हुआ होता है, तो ये जो जॉइंट हम बोले तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से ये जो है वो जुड़ा हुआ होता है राइट। तो यहाँ से जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ओके। वो जिस तरीके से वहाँ पे जुड़ा हुआ है बॉल एंड सॉकेट के अंदर वो वैसे जुड़ा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा उसका डिस्प्लेस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका हिप फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। डिसलोकेशन इज डिफरेंट, यस डिसलोकेशन इज डिफरेंट कि वहाँ उसकी जगह से उसका मिसप्लेस हो जाना वो डिसलोकेशन है, बट यहाँ पे हमको दिया है फ्रैक्चर, ठीक है। और हमने पढ़ा होगा आपने कहीं पे भी कि फ्रैक्चर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ओके जैसे कि सिंपल फ्रैक्चर है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, स्पाइरल फ्रैक्चर्स है ना, ऐसे बहुत सारे। यहाँ पे ऐसा क्लासीफाई नहीं किया है कि टाइप कौन सा है, बट ये बताया है कि आपको कौन सा फ्रैक्चर हुआ है, तो हिप फ्रैक्चर हुआ। हु इज़ बीइंग डिस्चार्ज, अभी उसकी छुट्टी भी होगी, मतलब वो उसकी कंडीशन अच्छी होगी तभी उसकी छुट्टी हुई है, तो उसका डिस्चार्ज हो रहा है विद प्रिस्क्रिप्शन। उसको डॉक्टर ने जो है वो कौन सी दवाई लिख के दी है, तो प्रिस्क्रिप्शन है उसका फॉर एलेंड्रोनेट। उसके ट्रीटमेंट कौन सी है, डॉक्टर ने लिख के दी एलेंड्रोनेट, जिसको हम फोसामैक्स भी बोलते हैं। तो विच स्टेटमेंट वुड इंडिकेट अ नीड फॉर फर्दर टीचिंग। अभी फर्दर टीचिंग का मतलब कि जो भी डॉक्टर ने या नर्स ने उसको समझाया, ठीक है, उसमें उसको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ नहीं आई है, तो वो चीज़ यहाँ पे क्या होगी, उसको अभी भी हमको अभी समझाने की ज़रूरत है कि आपको इसके बारे में अभी भी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसको समझिए, ठीक है। तो आई यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस, बिकॉज जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आता आंसर आप कभी भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो एक नर्स है जो क्लाइंट की केयर कर रही है, उसका हिप फ्रैक्चर हुआ था, उसको अभी छुट्टी मिल रही है हॉस्पिटल से, डॉक्टर ने उसको दवाई लिख के दिया है एलेंड्रोनेट या फोसामैक्स।
क्वेश्चंस के ऑप्शंस पढ़ेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। तो ऑप्शंस क्या है देखो, कि आई शुड टेक द मेडिकेशन। ओके, क्या बोल रहे हैं कि आई शुड टेक द मेडिकेशन इमीडिएटली बिफोर बेड टाइम, कि मैं बेड टाइम के जो बिफोर है, तुरंत बेड टाइम के बिफोर मैं मेडिसिन लूँगा। आई शुड रिमेनिंग अपराइट पोजिशन फॉर 30 मिनट्स आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। क्या लिखा है कि मेडिसिन लेने के बाद 30 मिनट्स तक मैं अपराइट पोजीशन में रहूँगा, मतलब लेटूंगा नहीं, स्लीपिंग, सो नहीं जाऊँगा। ठीक है। नेक्स्ट है द मेडिकेशन शुड बी टेकन बाय माउथ विथ वाटर। मैं ये जो मेरी दवाई है एलेंड्रोनेट फोसामैक्स, उसको पानी के साथ लूँगा। आई शुड नॉट हैव एनी फूड इनटेक विद दिस मेडिकेशन। अब मैं जब ये मेडिकेशन लेता हूँ तो उसके साथ कोई भी खाना नहीं लूँगा। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे पेशेंट को समझाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आपको समझाने की ज़रूरत, देखो 30 मिनट तक आपको अपराइट पोजीशन में रहना है ये लेके, ये बात सही है। मेडिकेशन जो है वो आपको पानी के साथ लेनी है, ऑब्वियसली टैबलेट है तो आप मेडिकेशन उसको पानी के साथ लोगे। हाँ, कुछ मेडिकेशन का ऐसा होता है कि आप उसको विटामिन सी के साथ, खट्टे फलों के साथ, खट्टे फलों के जूस के साथ लो। कुछ का ऐसा भी होता है कि मिल्क के साथ लो, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो पानी के साथ इट्स ओके। ओके, मोस्टली जो ओरल मेडिकेशन होती है वो वैसे भी पानी के साथ ही होती है। नेक्स्ट है आई शुड नॉट हैव, तो येस फूड के साथ भी नहीं लेनी चाहिए, वरना उसका जो एक्शन है, काम करने का तरीका, उसमें थोड़ा मिसमैच हो सकता है। तो ये सब सही है, बट इसका जो कहने का तरीका है कि इमीडिएटली बिफोर बेड टाइम, सोने के जस्ट पहले इसको नहीं लेनी है, और ये जो ये कॉन्सेप्ट को अपने आप ने अंदर गेन कर रहा है वो गलत है। इसके लिए हम बोलेंगे कि देखो भैया ये गलत है, तो आपको ये नहीं करना है, इसके ऊपर हम फिर से समझाएंगे। तो हियर इन द क्वेश्चंस आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, लेट्स वी कैन चेक सी। ओके, सो आंसर इज ए। क्या है कि रिस्क, कौन सा रिस्क रहेगा, अगर पेशेंट बिफोर बेड टाइम, सोने से जस्ट पहले फोसामैक्स को या एलेंड्रोनेट को ले रहा है, तो क्या रहता है, तो रिस्क ऑफ इसोफेजियल रिफ्लैक्स रहता है, या फिर उसको अल्सरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके लिए नहीं लेना है। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है कि जो एलेंड्रोनेट है या फोसामैक्स है, टेक इन मॉर्निंग, उसको कब लेना है, मॉर्निंग लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट था बिफोर बेड टाइम वाला, वो तो सही है ही नहीं। ठीक है, ये तो एकदम गलत है, क्योंकि इसको तो मॉर्निंग में लेना है, तो बेड टाइम तो कहीं पे इसमें लगेगा ही नहीं। ठीक है, फिर है फुल ग्लास ऑफ वाटर लेना है, पूरा एक पानी का ग्लास इसके साथ में आपको पीना है, और स्टे अपराइट, तो आपको जो है वो स्टे अपराइट भी रहना है। तो ये तो सही था, जो हमको दिया हुआ भी था कि पानी के साथ लोगे, तो हाँ बिल्कुल हम पानी के साथ ही लेंगे। हम जो है अपराइट पोजीशन में रहेंगे, कब तक रहेंगे बोला था, तो 30 मिनट्स तक हम रहेंगे। ओके, तो ये भी सही है भाई। तो गलत कौन सा हो गया कि हमको बेड टाइम के इसको नहीं लेना है, हमको मॉर्निंग के टाइम इसको लेना है। फिर क्या लिखा है, डोंट मिक्स विथ अदर मेडिकेशंस, इसको ना अदर मेडिकेशंस के साथ आपको मिक्स करना है, ना ही इसको किसी फूड के साथ मिक्स करना है 30 मिनट्स तक, इसको भी 30 मिनट्स तक। ठीक है, तो ना आप इसको किसी और मेडिसिन के साथ ले फोसामैक्स एलेंड्रोनेट को, या ना ही इसको किसी फूड के साथ आप। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अर्ली मॉर्निंग ले रहे हो तो वैसे भी आपका कुछ 30 मिनट्स तक आप वहाँ पे वेट कर सकते हो। क्लियर, चलो। एलेंड्रोनेट क्या है, किस तरीके की ड्रग है एलेंड्रोनेट। ठीक है, तो एलेंड्रोनेट जो है इज अ बिसफोस्फोनेट मेडिकेशन है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि कैसे मेडिकेशन है, तो बिसफोस्फोनेट मेडिकेशन है, यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, द मीनिंग ऑफ पोर इज मेकिंग दी ओके होल इन द बॉन, है ना, पोर्स मीन्स लाइक अ होल इन दी बॉन। ओके, तो उससे जो मजबूताई है बॉन्ड की, जो स्ट्रेंथ है वो कैसी हो सकती है, कम हो सकती है, मतलब वीकनेस के चांसेस रहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। इसी वजह से अगर होल है तो वहाँ पे जो फ्रैक्चर्स के चांसेस है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दूसरा बात हम करें अगर ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, तो अगर कोई वुमन है जिसका एज मोर देन 50 हो चुका है, 45 से ऊपर, या बोल देते 50 से ऊपर हो चुका है, उसका ये जो फेज़ है वो है, हम बोलेंगे इसको मेनोपॉज हो चुका है, मतलब उसको अब मेंसेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उसका जो लेवल है वो डिक्रीज़ होता है, और उस टाइम पे भी ऑस्टियोपोरोसिस के जो रिस्क है वो वुमन के अंदर, पर्टिकुलरली इन दी वुमन के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी उस वुमन को फ्रैक्चर्स के चांसेस रहते हैं। क्लियर, तो अभी एलेंड्रोनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखो एलेंड्रोनेट इज अ बिसफोस्फोनेट मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, ये ऑस्टियोपोरोसिस एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमन के लिए भी काम का है। देखो, और हमने उसी के रिलेटेड थोड़ा पढ़ भी लिया, तो दैट इज़ नाइस कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में क्योंकि रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस होने का,
तो उसमें भी हम एलेंड्रोनेट ड्रग का यूज़ करके उसको ट्रीट कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। हुआ नहीं है तो प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड मैन, और मैन के अंदर भी अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो भी हम एलेंड्रोनेट का यूज़ कर सकते हैं। ऑफन कोज्ड बाय एजिंग, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क है वो कब बढ़ता है, तो जब पेशेंट को एजिंग होती है, जब वो 60+ चला जाता है, ठीक है, जो एल्डरली पेशेंट हम बोलते हैं, तो उसके अंदर काम का आता है। और स्टीरॉयड यूज़, या फिर जो पेशेंट स्टीरॉयड का यूज़ करता है, जो पेशेंट स्टीरॉयड का यूज़ करता है, आपने पढ़ा होगा कि उसकी इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे लो होने लगती है, राइट। तो अगर इम्यूनिटी लो होती है तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती है कहीं ना कहीं से, है ना, इम्यूनिटी उसमें लो होती है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, सारी सिस्टम भी अफेक्ट होती है, तो ये चीज़ है। एंड ट्रेट्स पगेट्स डिजीज़ ऑफ बॉन, ओके। और जो पगेट्स डिजीज़ है ऑस्टियो के रिलेटेड है, ठीक है, बॉन्स के रिलेटेड है, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं एज अ ट्रीटमेंट के रूप में काम आती है। क्लियर है। तो फिर से हम देखेंगे कि एलेंड्रोनेट इज़ द बिसफोस्फोनेट मेडिकेशन, ये ट्रीट एंड प्रिवेंट करती है फीमेल के अंदर, जो फीमेल पोस्ट मेनोपोजल है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है या फिर नहीं हो, रोकने के लिए, ट्रीट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी है। मैन में भी अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को एजिंग के कारण या कोई पेशेंट स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है उसके कारण भी उसका जो बॉन है वो वीक होता है और ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी हम इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं ट्रीट करने के लिए। इवन पगेज डिजीज़ ऑफ बॉन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट है। और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि ये जो एलेंड्रोनाइट फोसामेक्स ड्रग है उसको हम मॉर्निंग के टाइम पे लेते हैं, फुल ऑफ ग्लास वाटर के साथ में रहते हैं, सीट अपराइट करते हैं इसके साथ ना कोई फूड लेते हैं ना कोई अदर मेडिकेशन लेते हैं। क्लियर है, ओके। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहना क्या चाहता है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इट्स ऑन द पेल्विस सॉन इन द इमेज इज मोस्ट लाइकली क्लासिफाइड एज, ओके। तो यहाँ पे आपको पेल्विस का इमेज नहीं दिया गया, बट इज लाइक एंथ्रोपोइड पेल्विस जो है यहाँ पे हमारे पास होगा, ठीक है। तो किस तरीके का पेल्विस होगा, एंथ्रोपोइड पेल्विस होगा, ठीक है। सी, ऑप्शन नंबर सी ओवर हियर। सो यहाँ पे हमारे पास सी क्या है, इज द एंड्रॉइड पेल्विस। विच पेल्विस, द एंड्रॉइड पेल्विस। और एंड्रॉइड पेल्विस के रिलेटेड कौन सी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हेल्पफुल है वो हम देखते हैं, कितने टाइप्स होते हैं पेल्विस के वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो सी की पेल्विस ऑन इन द इमेज मेक बाय एनी टेक्निकल इश्यू, कि यहाँ पे आपकी इमेज नहीं है, पर मान लो यहाँ पे आपके पास कोई एंड्रॉइड पेल्विस जो था उसका इमेज था। एंड्रॉइड पेल्विस आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि मैन यूज मोस्टली द एंड्रॉइड फॉर्म, ओके। क्या कि मैन यूज मोस्टली एंड्रॉइड फॉर्म, ओके। तो ये जो एंड्रॉइड फॉर्म मैन के पास ज़्यादा होता है, मतलब कि ये जो एंड्रॉइड पेल्विस है वो भी किसके अंदर होगा, तो ये जो पेल्विस है मोस्टली मेल के अंदर ही होगा। क्लियर। और इसका जो हार्ट है उस शेप का उसका शेप होगा, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं जिस तरीके से आप कभी मजाक भी करते होगे तो कि जो मैन का हार्ट है वो बहुत बड़ा होता नहीं है, पर किस तरीके से होता है, यू जस्ट थिंक लाइक दैट। तो एंड्रॉइड पेल्विस जो उसका शेप कैसा होता है, तो उसका शेप जो है वो हार्ट शेप का होता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो पेल्विस दिखाया गया है वो किस तरीके का शेप होगा, उसका एंड्रॉइड का होगा। मोस्टली ये मेल के अंदर फेवरेबल है, सुटेबल है, ठीक है। पेल्विस के टाइप्स कितने होते हैं, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस है वो टाइप्स ऑफ द पेल्विस है, ओके। जैसे कि गायनेकोइड पेल्विस, ये मोस्ट फेवरेबल पेल्विस है इन दी फीमेल, ओके। मोस्ट फेवरेबल पेल्विस इन फीमेल के अंदर अगर आप देखोगे तो यही टाइप का, यही शेप का गायनेकोइड पेल्विस देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से जो है तो फीमेल का जो बोलते हैं कि उसके अंदर जो पूरा बच्चा, बर्थ स्पेसिंग यहाँ से ही बच्चा होके निकलता है, ये भी एक पैसेज में हेल्प करता है, तो इसके लिए ये नीडफुल है। अगर ये इसके अलावा का कोई भी शेप रहा तो वहाँ पे पावर, पैसेज एंड पैसेंजर्स में ट्रिपल पी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। और यहाँ से बच्चा इजीली नहीं आ पाएगा और उसके लिए हम वजाइनल डिलीवरी का, नॉर्मल डिलीवरी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, और फिर दूसरा कोई ऑप्शन वी कैन चूज फॉर डिलीवर ऑफ द बेबी, ओके। So 4 types of the pelvis is the gynecoid pelvis, anthropoid pelvis, android pelvis and platypeloid pelvis.
सबके टाइप्स देखेंगे, सबका इनलाइट देखेंगे कि कैसे तरीके का है, कैसे हेल्प करेगा और कैसे ये सुटेबल मोस्टली गायनेकोइड पेल्विस फीमेल में है, एंड्रॉयड पेल्विस मेल में है। तो इसमें से आपको वन लाइनर, सिंगल लाइनर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि गायनेकोइड पेल्विस जो है या फिर मोस्ट फेवरेबल पेल्विस जो फीमेल में है कौन सा होगा, फिर मोस्टली मेल में कौन सा पेल्विस का शेप होगा तो हार्ट, और किस तरीके का पेल्विस उसको बोलेंगे तो एंड्रॉयड पेल्विस। ओके, क्वेश्चन के थोड़े आगे बढ़ता है तो हमने देखा कि एन एंड्रॉयड पेल्विस एज अ हार्ट स्टेप पेल्विक इनलेट, ये हमने पढ़ा, ठीक है, ये तरीके का पेल्विस होता है। तो ये बात सही है आपकी, क्लियर। फिर अभी सारे पेल्विस के यहाँ पे आपको शेप दिए हैं, इनलेट दिया है, मिड पेल्विस उसका किस तरीके का होगा वो दिया है, और आउटलेट दिया है। गायनेकोइड पेल्विस मैंने बोला कि फीमेल के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है। तो देखो इसका इनलेट कितना ब्रॉड है, ठीक है, उसका मिड पेल्विस यहाँ तक ओपन हो सकता है, तो इजीली द बेबी विल कम आउट, ओके, एट द टाइम ऑफ द बर्थ। उसका आउटलेट भी इतना ब्रॉड है तो इट्स विल बी इजी। नेक्स्ट वन इज द एंड्रॉयड पेल्विस इज करंटली लुक लाइक ऑफ दैट द हार्ट शेप पेल्विस, ओके। सो इन ऑफ दैट देखो ये ऊपर का थोड़ा ब्रॉड है, ये नीचे का नैरो, यहाँ पे देखो नैरो है, तो यहाँ पे इजीली बेबी कभी पास नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं स्टक होने के चांसेस रह सकते हैं, फंसने के चांसेस रह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द एंथ्रोपोइड पेल्विस, देखो उसका शेप कुछ किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है, और उसमें भी देखो किस तरीके का ओपनिंग है, इसके जितना तो ब्रॉड नहीं है किसी में, राइट। और प्लेटिपेलोइड पेल्विस, इसको लाइक हम बोल सकते हैं कि इसमें पेल्विस का जो शेप है वो किडनी शेप का आपको देखने को मिल सकता है, ऐसी किडनी शेप का आपको देखने को मिल सकता है, और इस तरीके का इसमें किडनी शेप का है, लाइक, तो इसमें भी इतना ब्रॉडनेस तो किसी में भी नहीं होगा, ये ज़्यादा ब्रॉड देखो बराबर, पर ये नहीं है, तो यहाँ पे मिड पेल्विस ही नहीं होगा, इनलेट ही नहीं होगा, तो ना बच्चा इसमें उसका हेड फिक्सेशन होगा, हो पाएगा, क्राउनिंग हो पाएगा, ना बाहर आ पाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चंस यू विल बी क्लियर, 4 टाइप्स ऑफ पेल्विस यू विल बी क्लियर, क्योंकि ये क्वेश्चंस लाइक आपको मैचिंग में भी आ सकता है, शेप के अकॉर्डिंग आपको पूछ भी सकते हैं कि कितने शेप होते हैं, किस तरीके के होते हैं। रिमेंबर फॉर दैट गायनेकोइड, एंथ्रोपोइड, एंड्रॉयड एंड प्लेटिपेलोइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ निडल इंसर्शन फॉर रेडियल आर्टरी, ओके, विच आर्टरी आस्किंग, द रेडियल आर्टरी, पंक्चर करनी है इसको, ओके। तो पंक्चर करने के लिए आप कौन सा एंगल जो है वो यूज़ करोगे जब आप निडल को इंसर्ट कर रहे हो उसको पंक्चर करने के लिए, ड्यूरिंग एबीजी। क्यों पंक्चर कर रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ से सैंपल लेना है, किसके लिए लेना है, तो एबीजी के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीजी, आर्ट्रियल ब्लड गैस, क्लियर, ये है आर्ट्रियल ब्लड गैस। तो एंगल ऑफ निडल इंसर्शन फॉर रेडियल आर्टरी, निडल को आपको इंसर्ट करना है रेडियल आर्टरी के अंदर, क्लियर, और आपको पंक्चर करना है कब, क्योंकि आपको एबीजी का सैंपल कलेक्ट करना है। तो कौन सा एंगल जो है आप यहाँ पे यूज़ करोगे, 10 to 15 डिग्री का एंगल यूज़ करोगे, 30 to 45 डिग्री का एंगल यूज़ करोगे, 60 to 75 डिग्री का यूज़ करोगे, या 90 डिग्री का यूज़ करोगे। 90 डिग्री को आप एक एक्सेप्शन के अंदर हटा सकते हो, क्योंकि ये IM के लिए यूज़ होता है, तो इसको जो है आप बिल्कुल पूरी तरीके से एक्सेप्शन पॉइंट्स का यूज़ करके भी यू कैन सॉल्व द MCQ वेरी वेल, ओके। तो ये तो आने से रहा। तो अभी आपके पास 3 ऑप्शन है, 10 to 15 डिग्री, 30 to 45 डिग्री, 60 to 75 डिग्री, या फिर 90 डिग्री जो हमने ऑलरेडी हटा दिया है। इसमें से और एक आप अगर देखो तो वो भी आ सकता है, जैसे कि एक I डिग्री यूज़ होता है ना, 10 to 15 डिग्री, राइट, तो वो भी हटा सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका रहने वाला है, तो 30 to 45 डिग्री ये जो है वी विल बी यूज फॉर, दैट इज़ 1। तो आंसर रहेगा हमारा B, कि जिसको हम यूज़ करते हैं जब हम एबीजी सैंपल के लिए रेडियल आर्टरी को क्या करते हैं, पंचर करते हैं। दैट इज वी कैन श्योर फॉर दैट योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, ओके। वी कैन चूज द ऑप्शन नंबर B, 30 to 45 डिग्री, जिसको हम पंक्चर करके एबीजी के लिए सैंपल को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, C, करेक्ट। ऑप्शन नंबर B, ओके। 30 to 45 डिग्री एंगल अलाउ स्मूथ आर्टरियल एंट्री वाइल मिनिमाइजिंग ट्रॉमा, मिनिमाइजिंग ट्रॉमा के साथ आप 30 to 45 डिग्री से जो है वो आर्टरी को ब्रेक करके और सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया भी है देखो, और यहाँ पे एबीजी के अंदर ये जो निडल है वह हैपेनाइज्ड सिरिंज का यूज़ किया जाता है। दूसरा हम पढ़े तो कैसे सिरिंज, तो हैपेनाइज्ड सिरिंज का यूज़ किया जाता है, क्लियर। जब हम नॉर्मली ब्लड कलेक्ट करते हैं तो वेन से करते हैं, और हम जब करते हैं कलेक्ट तो हमको उस प्लंजर को, सिरिंज के प्लंजर को पीछे खींचना पड़ता है,
ब्लड को उस सीरीज में कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आर्टरी है तो आर्टरी में वेन से ज़्यादा प्रेशर होता है, राइट। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट इंसर्ट द निडल टू दी 30 to 45 डिग्री इनटू द आर्टरी प्रॉपरली। अगर आपकी निडल प्रॉपरली आर्टरी को पंक्चर करके गई है तो आपको कुछ भी बैक प्लंजर को खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप जो है वो सीरीज फिल होगी, राइट। हेपरिनाइज सीरीज का यहाँ पे आपको यूज़ करना है, नहीं है तो आपको उस सीरीज को 2 ml हेपरिनाइज से फ्लश करना है और फिर आपको यूज़ करना है, राइट। तो यहाँ तक जो आपको यूज़ इसका इतना रहता है वो रिमेंबर रखना। और आर्टरी का है तो आप कभी भी प्लंजर को पीछे नहीं खींचोगे, वो अपने आप भरेगी। और उसका जो ब्लड है उसमें भी थोड़ा रहता है कि वेन का ब्लड जो होता है वो नॉर्मली रेड या लाइट रेड कलर का रहेगा, बट जो आर्टरी है उसका ब्लड एकदम डार्क रेड कलर का रहता है। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्शन बाय द नर्स वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन रिलीविंग फैंटम लिम्ब पेन। आपने फैंटम लिम्ब पेन के बारे में भी शायद पढ़ा होगा। तो ये जो फैंटम लिम्ब पेन है उसको मोस्ट इफेक्टिव रिलीव करना है, आपको दूर करवाना है पेशेंट को वो। तो ऑन अ क्लाइंट विथ एन अबव द नी एम्पुटेशन, कि जिसके अंदर एम्पुटेशन का प्रोसीजर किया हुआ है। एम्पुटेशन का मतलब होता है उस पार्ट को कट करके रिमूव करके हटा के फेंक देना, ठीक है। उस पार्ट को रिमूव करके कट करके निकाल के हटा के फेंक देना, ऐसे ही नहीं निकाल के फेंकते। या कोई एक्सीडेंट हुआ हो, वहाँ पे गैंग्रीन हो चुका हो या फिर ऐसी सिचुएशन हो, तब ये प्रोसीजर्स जो है की जाती है। या फिर डायबिटिक फूड हो गया हो, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस वहाँ पे देखी जाती है, फिर की जाती है, ऐसे ही नहीं किया जाता। तो आपको देखना है कि क्लाइंट है जिसके अंदर उसका नी एम्पुटेशन कर दिया गया है, और नी एम्पुटेशन होने के बाद भी द क्लाइंट फील लाइक दैट कि उसको फैंटम लिम्ब पेन हो रहा है, मतलब कि जो लिम्ब नहीं है वो भी उसको लग रहा है कि फिर भी मुझे नी पे पेन हो रहा है, मुझे नी में पेन हो रहा है, जबकि उसका नी है ही नहीं, ठीक है। अबोव द नी एम्पुटेशन हुआ है, मतलब कि ऊपर थाई के एरिया पे हुआ है उसका एम्पुटेशन, क्लियर। फीमर और सब निकाला गया है, तो फिर भी वो बोल रहे हैं मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है। पर जब कि वो बॉडी पार्ट ही उसका नहीं है तो पेन हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ उसका नर्व, उसका ब्लड सप्लाई सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो आप इसको कैसे रिलीव कराओगे पेशेंट के अंदर, वो आपको पूछा है। देखो ऑप्शन कि नॉलेजिंग द प्रेजेंस ऑफ द पेन। आप उसको तो बताओगे कि भाई प्रेजेंस ऑफ द पेन का नॉलेज आप उसको दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो उसको। सेकेंड है एलिवेटिंग द स्टम्प ऑन अ पिलो। जो स्टम्प है, स्टम्प मतलब कि जहाँ से आपने पैर को काटा वहाँ पे आप आर्टिफिशियली कोई भी लेग को या किसी चीज़ को अटैच कर रहे हो, जिससे वो उसके साथ, उस पार्ट के साथ जो है वो चलना सीखेगा, ठीक है। या कोई भी अपना जो काम है वो उसके थ्रू करना सीखेगा, क्योंकि एक्चुअली उसका नेचुरल पार्ट है नहीं ना, वो फिर से वहाँ पे आ सकता है। तो हम स्टम्प बना के देंगे उसको और वो उससे हम उसको पिलो के ऊपर एलिवेट करेंगे। नेक्स्ट है अप्लाइंग ऑर्डर्ड ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेटर यूनिट, या फिर हम टेंस यूनिट का यूज़ कर रहे हैं पेशेंट के अंदर, या हम जो स्टम्प है उसका री-रैप कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ सकता है, जो पेशेंट के अंदर फैंटम लिम्ब पेन है, उसका नी एम्पुटेशन हुआ है और आपको उस फैंटम लिम्ब पेन को ही हटाना है, तो आप क्या करोगे उसके लिए। तो यहाँ पे आप प्रेजेंस ऑफ द पेन के लिए नॉलेज नहीं दोगे, क्योंकि ऑलरेडी उसने मान लिया कि मुझे पेन हो रहा है तो हो रहा है, उसको हो रहा है, ठीक है। तो आप इसके लिए नॉलेज दे के अपना टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। इवन वो आप पे भी गुस्सा हो सकता है कि दे कैंट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन और वो अपना काम करना नहीं चाहते। इवन नर्सिस फील्ड में ये कॉमन सिचुएशन होती है, तो ये आपको करना ही नहीं है जाके कि नहीं आपको ये नहीं हो सकता। कोई पेशेंट आके बोल रहा है मुझे बुखार है तो है, क्लियर, आप उसका थर्मोमीटर से चेक करके देखो, बोलो कि हाँ भाई इतना ज़्यादा है या फिर नहीं है तो नॉर्मल है, फिर भी आपको दवाई लेनी है, यू कैन टेक इट, ओके। बट अगर आप ऐसा बोलोगे कि नहीं बिल्कुल भी बुखार नहीं, आप तो एकदम नॉर्मल सिचुएशन में, आप थर्मोमीटर से चेक भी नहीं कर रहे हो, मतलब वो चीज़ जो है वो आपका पेशेंट भड़केगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, उसको बिना फालतू का जो चीज़ को लेके आया है उसके साथ उसको नॉलेज एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। वो दवाई लेके आता है कि हाँ मुझे ठीक हो चुका है, क्योंकि आप इस फील्ड में हो तो आपको पता होगा कि बहुत सारे पेशेंट जिसको कुछ भी नहीं होता फिर भी आएंगे लाइक साइकोलॉजिकल कि मैं दवाई लूँगा या मैं फिर हॉस्पिटल जाऊँगा तो मुझे ठीक होगा, तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि पेशेंट खुद बोल रहा है तो आपको वहाँ पे नहीं रोकना है। अगर आपने नी एम्पुटेशन किया है उसके बाद ही अगर आप एजुकेशन देते हो या फिर नी एम्पुटेशन के पहले ही दे देते कि ऐसी सिचुएशन होगी, तो आपको शायद ये सिचुएशन अभी फील नहीं करनी होती है ना, उसको पता ही था
फिर है एलिवेटिंग द स्टम्प ऑन अ पिलो, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता क्योंकि स्टम्प के अंदर बिल्कुल कोई ब्लड फ्लो या कुछ नहीं होता। पिलो पे आप कोई किस चीज़ को एलिवेट कर रहे हो तो उसका ब्लड फ्लो या किसी ना किसी चीज़ के रिलेटेड होता है, यहाँ पे वो भी नहीं है, तो ये कोई मतलब नहीं है। रीरेप स्टम्प को करके भी कोई मतलब नहीं है, तो आप करोगे यहाँ पे उसको एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर के जैसा एक टैन स्टिमुलेटर वो आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो उससे शायद उसको रिलीव मिल सकता है। तो ये आप करोगे यहाँ पे अप्लाइंग ऑर्डर ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेटर यूनिट, टेंस यूनिट का आप यहाँ पे यूज़ करोगे। दूसरी बात ये है कि सिंगल लाइनर में भी आपको टेंस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो रिमेंबर फॉर दैट यहाँ पे फैंटम लिम्ब पेन रिलीविंग के लिए टेंस यूनिट यूज़ होता है, वो इट्स ओके, बट अब टेंस का फुल फॉर्म भी याद रखोगे कि ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेटर द टेंस यूनिट। ओके, लेट्स वी कैन चेक अवर आंसर, द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट और नॉट। ओके, सो इट करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शन गलत क्यों हैं तो उसके भी यहाँ पे रैशनल है, तो वी कैन सॉल्व फॉर इट कि वे एक्नॉलेज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो सपोर्टिव है। आप बोल सकते हो कि देखो आपको बुखार नहीं है, देखो आपका वो लेग का पार्ट ही नहीं है, तो आपको कैसे वहाँ पे पेन हो सकता है, बट आप सिर्फ एक बार बोल सकते हैं, आप उसको बार बार रट नहीं सकते उसके सामने, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो भी एग्रेसिव हो सकता है। तो सपोर्टिव बट नॉट इफेक्टिव रिलीफ, वो भी कोई इफेक्टिव रिलीफ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट था कि स्टम्प को आप एलिवेट करोगे पिलो के ऊपर, तो वो भी हमारा आंसर नहीं था क्योंकि उसकी वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्चर्स के रिस्क जो है बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टेंस जो हमने देखा ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेटर यूनिट, जो हमारा आंसर था सही था, तो रिड्यूसेस पेन, उसकी वजह से पेन रिड्यूस हो सकता है, परसेप्शन बाय नर्व स्टिमुलेशन, क्योंकि हम नर्व स्टिमुलेशन को परसेप्शन कर रहे हैं तो उससे शायद पेन जो है वो रिलीफ हो सकता है। और डी था वो भी गलत ही था कि री रैप करना है स्टम्प को, तो नहीं, उससे एडिमा प्रिवेंट्स हो सकता है, पेन नहीं, और पेशेंट को तो पेन हो रहा है उससे हमें रिलीव करना था। फैंटम लिम्ब पेन इज़ अ रियल पेन, ये एक प्रकार का रियल पेन ही है। ओके, तो ये भी आ सकता है कि फैंटम लिम्ब पेन इज ऑल्सो नॉन एज द इज रियल पेन। ओके, फैंटम लिम्ब पेन इज अ रियल पेन, ट्रीट एज न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है, इसको न्यूरोपैथिक पेन के रिलेटेड आपको ट्रीट करना है, इसी के लिए वी कैन यूज फॉर दी टेंस यूनिट। देन गाबापेंटिन और मिरर थेरापी में है, और इसके अंदर आप टैबलेट गाबापेंटिन का या फिर मिरर थेरापी का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मिरर को पेशेंट के सामने रख के रखो और दिखाओ उसको, देखो भैया आपका लेग ही नहीं है, यहाँ पे ये पार्ट है ही नहीं, तो हाउ यू फील द पेन इन दैट पार्ट, कि जो आपका पार्ट है ही नहीं, राइट, तो आप ये भी कर सकते हो, बट वो लास्ट का है, अभी पेशेंट को पेन हो रहा है, वी कैन यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल दी नर्व स्टिमुलेटर टेंस यूनिट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन दी The nurse is caring for a client who is on a mechanical ventilator। अब क्वेश्चन आ गया मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर का, और इसके ऊपर हम पेशेंट को कब रखेंगे, जब पेशेंट अपनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से जूझ रहा हो तब रखेंगे, राइट, तो या फिर पेशेंट को कौन सी तकलीफ हो, ब्रीदिंग डिफिकल्टी की प्रॉब्लम हो तो अब रखेंगे। ब्लड गैस रिजर्व्स, यहाँ पे क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखा है वो बात अलग है, वो कैसे सिनेरियो बनाने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। तो इसका जो ब्लड गैस रिजर्व्स है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसकी pH 7.50 है। नॉर्मल pH कितनी होती है, 7.35 टू 7.45, इट्स आर ब्लड pH। ओके, ये नॉर्मल है, मतलब ये इससे ज़्यादा है, यस, अगर pH ज़्यादा होगी तो इट्स अल्कलोसिस, यस इट्स अल्कलोसिस, अगर pH कम होगी तो इट्स एसिडोसिस। चलो, ये क्वेश्चन एक्चुअली कहाँ पे मोड़ता है अपने रास्ते को वो देखते हैं। pH देखा अब है PCO2 ऑफ 30 mm ऑफ Hg। PCO2 मतलब ये लंग्स रेस्पिरेटरी के रिलेटेड होगा। द नर्स हैज़ डिटरमाइंड दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ये तो हमने पहले से ही फिक्स कर दिया था। क्लियर? तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को दिखा रहा है। विच लेबोरेटरी वैल्यू वुड मोस्ट लाइकली बी नोटेड इन दिस कंडीशन, तो यहाँ पे अभी देखो कंडीशन पूरी अलग है, यहाँ पे आपको pH नहीं दिया होता, PCO2 नहीं दिया होता, मैकेनिकल वेंटिलेटर भी नहीं दिया होता, या फिर सिर्फ मैकेनिकल वेंटिलेटर दिया होता, तो भी इसको ऐसे पूछा जा सकता था कि अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है तो लेबोरेटरी वैल्यू इसमें से कौन सी होगी, तो आपको ढूंढनी है। तो इसको सिंगल लाइनर भी बना सकते थे, बिकॉज ये आपकी मेंटली एबिलिटी को चेक करती है एग्जाम, इसके लिए क्वेश्चंस को इतना बड़ा बनाया गया है, राइट। तो अभी देखेंगे कि कौन सा ऐसा सिचुएशंस है कि जिसकी वजह से हमको पता चलेगा।
तो सोडियम लेवल ऑफ 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मली हम देखें कि जो सोडियम का लेवल होता है वो 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये तो कॉमन होता है, नॉर्मल होता है। तो 145 है वो नॉर्मल है। फिर है कि पोटाशियम लेवल ऑफ 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा तो आप बोलोगे कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। मैग्नीशियम का लेवल 2 मिलीग्राम पर डीएल होगा तो आप बोलोगे कि इसको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। या फिर फॉस्फोरस का जो लेवल है वो 4 मिलीग्राम पर डीएल होगा तो आप बोलोगे कि ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। तो जब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की बात आती है तो उसके अंदर मेनली इंक्लूडेड होता है हमारा ये वाला कालू भैया, मतलब कि पोटाशियम, राइट। तो यहाँ पे पोटाशियम का जो लेवल है वो 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है और उसी से हम बता सकते हैं कि शायद इसके अंदर रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है। किस तरीके से होता है, कितना नॉर्मल लेवल होता है वो देखेंगे। 3 to 4.5 लगभग इसका जो है वो नॉर्मल लेवल होता है पोटाशियम का, ठीक है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से है। याद रखोगे कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है पेशेंट के अंदर, पीएच हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। PCO2 का लेवल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है 30 mmHg, पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर है। लेबोरेटरी वाली में पोटाशियम का लेवल 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मिल रहा है। हम बता रहे हैं कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। देखते हैं इसका रैशनल के साथ और देखते हैं हमारा आंसर करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमने यहाँ पे माना तो एकदम करेक्ट है। कैसे होता है वो अब देखेंगे। तो जो अल्कलोसिस है उसके अंदर पोटाशियम शिफ्ट्स इनटू द सेल। ये जो सेल है उसके अंदर पोटाशियम शिफ्ट होना चालू होता है। कब? पहले से होता है? नहीं, जब पेशेंट में सिचुएशन आती है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की तब। अभी ये जो पोटाशियम है वो सेल के अंदर जा रहा है तो बाहर ये जो है इसकी कमी हो रही है। तो कमी हो रही है, इसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटाशियम का लेवल बाहर डिक्रीज देखने को मिल रहा है और सेल के अंदर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पर ये जो बाहर की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। उसका लेवल कैसा हो गया है? लो हो रहा है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में ये कब होता है? जब पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन करता है, ज़रूरत से ज़्यादा उसको ऑक्सीजन का डिमांड मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा मिल रहा है। ऑक्सीजन का डिमांड अगर पेशेंट में ज़्यादा है तो डेफिनेटली बात है कि CO2 कम होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज होगा, हाइड्रोजन का लेवल डिक्रीज होगा और पोटाशियम का लेवल भी डिक्रीज होगा क्योंकि पोटाशियम शिफ्ट्स इनटू द सेल। सो उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे क्या होगा, उसका लेवल डिक्रीज होगा, हाइपोकैलेमिया की सिचुएशंस वहाँ पे क्रिएट होगी। सो ये नॉर्मली एक ट्रिक है कि अल्कलोसिस किक्स पोटाशियम इनसाइड। अल्कलोसिस क्या करता है? कौन सा अल्कलोसिस? यस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस किक्स पोटाशियम इनसाइड ऑफ द सेल, लो सीरम पोटाशियम, और उसकी वजह से सीरम पोटाशियम का जो लेवल है वो कैसा हो जाता है? लो, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। ओके, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम। क्लाइंट है जो इमरजेंसी रूम के अंदर एडमिट हुआ। कोई भी पेशेंट है इमरजेंसी के अंदर अगर एडमिट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो क्रिटिकल सिचुएशन में होगा, ठीक है। और ये पेशेंट अगर एक आता है तो ट्रीट करना ईजी रहता है। बट मान लो कि कोई क्राइसिस हुआ, मास इमरजेंसी हुआ, बहुत सारे पेशेंट साथ में आ रहे हैं, तो ये पेशेंट सबको आप कैसे ट्रीट करोगे? एक एक को कैसे ट्रीट करोगे? कैसे पहचानोगे कि इसको ही नीड दी ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ही नीड सेकेंड ट्रीटमेंट में दूंगी चलेगा, इसको सबसे लास्ट में दूंगी चलेगा, इसको दहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिजीज होने वाला है, मरने वाला है, बराबर। तो इसके लिए यू कैन यूज़ फॉर द ट्राइज। ओके, ट्राइज में कौन कौन से कलर यूज़ होते हैं? तो रेड कलर है, येलो कलर है, देन ग्रीन है और ब्लैक कलर है, ठीक है। तो इस तरीके के यूज़ होता है। रेड सबसे पहले ट्रीटमेंट की ज़रूरत इसी को है, बाद में आप येलो वाले को दो, लास्ट में सबके लास्ट में आप ग्रीन को देंगे तो चलेगा। इवन ग्रीन वाला आपकी भी हेल्प कर सकता है ये दोनों को बचाने के लिए। और ब्लैक को तो आप दो ना दो कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि वो या तो मर चुका है या मरने के लिए बहुत पास है, बचने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कम है। अभी देखते हैं क्वेश्चन को। द क्लाइंट इज़ एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम। एक क्लाइंट है जिसको इमरजेंसी रूम के अंदर एडमिट किया, उसको हो क्या रहा है? तो उसका SOB है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है ये SOB पहचानना। SOB मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एंग्जाइटी हो रही है उसको, उसका टैकीकार्डिया है। मीन्स ऑफ टैकीकार्डिया इज द इंक्रीज हार्ट रेट। मीन्स हार्ट रेट 80 हो चुके हैं या फिर 72 के अबोव है, ठीक है। फिर 60 to 72 इज ए नॉर्मल, 60 to 72 बीट्स पर मिनट इज ए नॉर्मल हार्ट रेट, ओके।
चलो, तो इसको टैकीकार्डिया भी है। हिज ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिवील्स एट्रियल फिब्रिलेशन, इसको एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है विथ द वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स रेट ऑफ 130 बीट्स पर मिनट। द डॉक्टर ऑर्डर स्क्विनिडिन सल्फेट, डॉक्टर कौन सी दवाई दे रहे हैं? स्क्विनिडिन सल्फेट दे रहे हैं। वाइल इज रिसीविंग क्विनिडिन, जबकि इसने कौन सी दवाई ली है? क्विनिडिन दी है। डॉक्टर ने ऑर्डर कौन सा किया है? स्क्विनिडिन सल्फेट का। पेशेंट ने दवाई कौन सी ली है? क्विनिडिन ली है। वाइल उसने ली है तो नर्स शुड मॉनिटर हिज ECG 4। अब नर्स कौन सा जो है ECG में प्रॉपरली देखेगी। पेशेंट को कौन सी कंडीशन ECG में अभी दिखाई दे रही है? एट्रियल फिब्रिलेशन, और वेंट्रिकुलर हार्ट बीट्स 130 बीट्स पर मिनट। पेशेंट को हो क्या रहा है? SOB, एंग्जाइटी, टेकीकार्डिया। चलो, इसमें से नर्स को देखने को क्या मिलेगा? पीक्ड P वेव देखने को मिलेगा। ओके, सो ऑप्शन क्या है कि पीक्ड P वेव देखने को मिल रहा है, एलिवेटेड ST सेगमेंट है उसका, इन्वर्टेड T वेव है, या प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल है। तो कौन सा सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी? जब पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, डॉक्टर ने स्क्विनिडिन सल्फेट दिया, पेशेंट ने क्विनिडिन ले लिया है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा। ओके, पीक्ड P वेव यहाँ की सिचुएशन एट्रियल फिब्रिलेशन में नहीं होती, ST भी नहीं होती। ये सारी सिचुएशन किसके अंदर देखने को मिलती है वो भी हम देखेंगे रेसलिंग में। अब सिर्फ यहाँ पर। और अगर आपको पता है कि पिक्ड P वेव किस में देखने को मिलता है, ST ये किस में से देखने, पुट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो, ये भी इसके अंदर नहीं देख, कौन सा है? प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। देखते हैं, सही है, यस। ओके, कौन सा सिचुएशन है कि उसमें जस्ट QT इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग देखने को मिलता है। पीक्ड P वेव जो था वो कब देखने को मिलेगा? जब राइट आर्ट्रियल का एनलार्जमेंट सिचुएशन देखने को मिलती है तब। एलिवेटेड ST सेगमेंट कब देखने को मिलेगा? जब पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है तब। इन्वर्टेड T वेव कब देखने को मिलेगा? T वेव होता है ऐसे, पर इन्वर्टेड के अंदर होता है ऐसे, पर इन्वर्टेड के अंदर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो सीन इन इस्चेमिया में देखने को मिलेगा। और हमारी सिचुएशन का जो QT इंटरवल प्रोलॉन्ग था, क्लासिक इफेक्ट है क्विनिडिन ड्रग का, ठीक है। क्विनिडिन ड्रग का क्लासिक इफेक्ट है। और रिस्क फॉर टोर्साइड्स डी पॉइंट्स, कौन सा रिस्क रहेगा यहाँ पे? टोर्साइड्स डी पॉइंट्स का रिस्क रहेगा। ये भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है, टोर्साइड्स डी पॉइंट्स का रिस्क क्विनिडिन का दिया हुआ है आपको और पूछा तो ये भी आ सकता है। देखो, क्विनिडिन जो है वो क्लास फर्स्ट A की ड्रग है, स्लोज डीपोलराइजेशन, प्रोलॉन्गिंग QRS को प्रोलॉन्ग करती है, QT इंटरवल्स को प्रोलॉन्ग करती है। कंटिन्यूस ECG मॉनिटरिंग करनी है। जब आपने पेशेंट को क्या दिया है? क्विनिडिन ड्रग दी है, तो आपको कंटिन्यूस ECG का मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। इज़ वाइटल ड्यू टू द रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर अरीथमिया, अगर आपने नहीं किया तो पेशेंट का कभी भी वेंट्रिकुलर अरीथमिया जो है वो हो सकता है। तो आपको इसी के लिए जो है वो क्विनिडिन देने के बाद ओके ये ECG का देखना पड़ता है। क्विनिडिन जो है वो QT को इंक्रीज़ करता है, ये डेंजर है। ऑलवेज वॉच दी ECG, ये एक शॉर्ट लाइन में दिया हुआ है आपको, ठीक है। क्या क्विनिडिन दिया, ECG देखना है, ECG में प्रॉपर QT के ऊपर आपको फोकस रखना है, क्योंकि वो वेंट्रिकुलर जो है वो क्या कर सकता है, तो अरीथमिया जो है वो सिचुएशंस को अरेज यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। वो डेंजर है, तो इसीलिए आपको ECG को मॉनिटर करना है आफ्टर गिविंग टू द ECG टू द पेशेंट, आफ्टर गिविंग टू द क्विनिडिन टू द पेशेंट। ओके, चलो नेक्स्ट। विच नर्व इज अफेक्टेड इन कार्पल टनल सिंड्रोम? कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर कौन सी नर्व अफेक्ट होती है? शॉर्ट फॉर्म ये मोस्ट कॉमन, ठीक है। मतलब कि मीडियन नर्व फॉर द कार्पल टनल सिंड्रोम, आई एम फॉर द मीडियन नर्व, एंड C फॉर द कार्पल टनल सिंड्रोम। क्लियर? तो कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर कौन सी नर्व अफेक्ट होगी? अल्लर? नो। रेडियल? नो। मीडियन? यस। एक्सिलरी? नो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखते हैं, चलो। ओके, क्लियर? ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड एट रिस्ट। रिस्ट जो एरिया है हमारा वहाँ पे कंप्रेस्ड होगा, नंबनेस देखने को मिलेगा,
मतलब कुछ ईजिली फीली होगा टिंगलिंग सेंसेशन होगा कहाँ पे, तो थंब में, इंडेक्स, मिडल फिंगर में, ठीक है, थंब में एंड इंडेक्स एंड मिडल फिंगर में। देखो यहाँ पे आपको दिया है कि मीडियन जो नर्व है वो ब्लू कलर में दिखा है, थंब है ये, मिडल फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर, उसके अंदर का एरिया कवर कर रही है। तो जब ये अफेक्ट होगी तो ये वाला एरिया मोस्टली अफेक्ट होगा, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि मान लो कि आपके अंदर मीडियन नर्व का पैरालिसिस हो गया या फिर वहाँ पे ब्लड फ्लो इजीली नहीं हो रहा है, तो क्या क्या अफेक्ट होगा, तो आपका थंब आ जाएगा, मिडल फिंगर आ जाएगा और इंडेक्स फिंगर आ जाएगा। क्लियर। अगर इसकी जगह अल्नर नर्व अफेक्ट होता तो अल्नर नर्व के अंदर क्या था, ये लिटिल फिंगर, ओके, लिटिल या फिर रिंग फिंगर जो है वो इसमें अफेक्ट होगा अल्नर के अंदर। ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व अफेक्ट होती है तो उसी का याद रखें, नहीं नहीं, अल्नर का भी याद रखना है, रेडियल का भी याद रखना है, एक्सिलरी का भी याद रखना है, सबका रखना पड़ेगा। मीडियन का मोस्टली रखना, ठीक है। मीडियन में क्या आएगा, आपका थंब आएगा, इंडेक्स फिंगर आएगा और मिडल फिंगर आएगा। अल्नर में क्या आता है, आपकी लिटिल फिंगर आएगी और आपका जो है वो कौन सा, रिंग फिंगर आएगा। अगर मान लो कि रेडियल नर्व अफेक्ट हुआ है तो डोर्सम ऑफ द हैंड आएगा, कौन सा आएगा, डोर्सम ऑफ द हैंड, पीछे की साइड जो है हाथ की वो मोस्टली इसमें देखने को मिलेगी। और एक्सिलरी नर्व होगा तो क्या आएगा, आपका शोल्डर एरिया जो है वो अफेक्ट इसमें होगा। क्लियर। तो ये सिचुएशन एकदम आपकी करेक्ट है। थंब, इंडेक्स, मिडल, क्या आएगा, मीडियन नर्व, थंब, इंडेक्स, मिडल, तो मीडियन नर्व। मीडियन नर्व कब मोस्टली अफेक्ट होती है, जब पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। नर्स पेशेंट को जो है वो एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन के लिए प्रिपेयर कर रही है टू अ क्लाइंट, और वो पेशेंट निमोनिया का है, उसका SpO2 85% है, ऑन रूम एयर, अभी उसको कुछ दिया नहीं है, अभी उसको ऑक्सीजन नहीं दिया है, तब उसका SpO2 जो है वो 85% है। विच सेफ्टी प्रिकॉशन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज। यहाँ पे कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशंस जरूरी होगा, पेशेंट निमोनिया का है, रूम एयर पे अभी उसका SpO2 आप लेने जाओ, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, SpO2 ऑक्सीमीटर से देखते हैं, उसमें हार्ट रेट भी आता है, कार्डियक इंडेक्स भी आता है और SpO2 भी आता है, ठीक है, यस, पल्स इंडेक्स या कार्डियक इंडेक्स, ओके। तो 85% है ये। तब अभी प्रायोरिटी क्या है आपके लिए, सेफ्टी प्रिकॉशन में क्या प्रायोरिटी है, तो आप इंश्योर करोगे ऑक्सीजन फ्लोमीटर इज सेट टू द हाईएस्ट सेटिंग पे है या नहीं। ऑप्शन बी है, चेक फॉर ओपन फ्लैम्स और स्मोकिंग इन द रूम। कोई भी जो रूम है जहाँ पे हम पेशेंट को ऑक्सीजन देने वाले हैं वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आग लगने वाली हो या फिर स्मोकिंग वाली कोई चीज़, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग जैसी कोई चीज़ें नहीं है। अप्लाई द ऑक्सीजन डिवाइस विदाउट ह्यूमिडिफायर, नहीं दे सकते हैं। ऑक्सीजन ड्राई होता है, अगर दिया तो सब जला देगा, विदाउट ह्यूमिडिफायर दिया तो सब जला देगा, इसलिए हम ह्यूमिडिफायर का यूज़ करते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन को मोइस्ट करके फिर भेजता है जो हमारे लिए सूटेबल है। फिर सिक्योर द ऑक्सीजन ट्यूबिंग टू दी क्लाइंट्स क्लोथिंग। क्लाइंट्स क्लोथिंग के साथ ऑक्सीजन की ट्यूबिंग को क्यों सेट करेंगे, क्यों सिक्योर करेंगे, वो ओके है नहीं है, ठीक है। तो क्या देखने को यहाँ पे जो है आपको मिलेगा, ओके। तो सबसे पहले सिचुएशन आप यहाँ पे वो देखोगे कि ऑक्सीजन फ्लोमीटर इज सेट टू द हाईएस्ट सेटिंग, इट्स ओके, बट ये वाली सिचुएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट की, जैसे आप ऑक्सीजन को स्टार्ट करते हो और उसी रूम में अगर फ्लेम या फिर स्मोकिंग वाले कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन खुद एक कंबक्शन गैस है, आग लगाने के लिए ज़रूरी है वो, तो वो फ्लेम को पकड़ लेगा और ज़ोर से जो है वो सब कुछ धड़ाका होकर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो और पेशेंट भी नहीं बचेगा ना आप बचोगे, तो इसके लिए ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमिडिफायर जो है विदाउट है वो आप दे नहीं सकते हो, मैंने बोला। क्लोथिंग से आपको सिक्योर नहीं करना है, तो कौन सा आप ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। ऑक्सीजन फायर हज़ार्ड होगा वहाँ पे। एलिमिनेट इग्निशन सोर्सेज फर्स्ट, जो भी आग लगाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है उस रूम के अंदर चीज़ें उसको हटा दिया जाता है पहले। ऑक्सीजन इज़ अ क्रिटिकल सपोर्टर ऑफ कंबक्शन, आग लगाने के लिए ऑक्सीजन एकदम क्रिटिकल सपोर्टर है, तो बिल्कुल वो सारी चीज़ें हटाओ। हाई ऑक्सीजन फ्लो अनप्रिस्क्राइब्ड, अनसेफ, ठीक है, आपको हाई नहीं देना ऑक्सीजन का फ्लो क्योंकि वो अनप्रिस्क्राइब्ड है ना, आपको डॉक्टर ने बोला है 85% ऑलरेडी उसका SpO2 है, तो उतना भी हाई ज़रूरी नहीं है, और वो सेफ भी नहीं है पेशेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को निमोनिया है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबक्शन,
वो आग के लिए जो है वो आग को सपोर्ट करता है। जब आग लगती है और ऑक्सीजन मिल जाता है तो आग और ऊपर तक जाती है और वो बढ़ती है। फायर प्रिवेंशन इज टॉप सेफ्टी मेजर, ठीक है। फायर प्रिवेंशन करना यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन है और उसको अगर स्पार्क मिल गया कहीं से भी तो वो मार्क करना है, नो फ्लेम्स नियर द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नियर कोई भी फ्लेम्स आना चाहिए नहीं। नेक्स्ट, एन आवर आफ्टर एडमिशन टू दी नर्सरी, नर्सरी में एडमिशन के 1 घंटे बाद द नर्स ऑब्जर्व्स इन न्यू बॉर्न, नर्स एक न्यू बॉर्न को देख रही है जो 7 डेज तक का बच्चा होता है या फिर 28 डेज तक, उसको न्यूनेट बोलेंगे, न्यू बॉर्न 7 डेज, हैविंग स्पॉन्टेनियस झरकी लिम्ब मोमेंट्स। अचानक से वो बच्चा स्पॉन्टेनियस झरकी लिम्ब मोमेंट्स चालू कर देता है। द न्यू बॉर्न मदर हैड जेस्टेशनल डायबिटीज़, वो जो बच्चा हमारे पास है उसकी ममा को जेस्टेशनल डायबिटीज़ था, ठीक है, उसकी ममा को जेस्टेशनल डायबिटीज़ था, मलाइटिस, ओके। तो जीडीएम बच्चे की माँ को था। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विच एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट, यहाँ पे नर्स सबसे पहले एक्शन क्या लेंगे। आप नर्सरी में एक बच्चा लाए जो न्यूबॉर्न है, 1 घंटा नहीं हुआ, आप देख रहे हो कि उसमें स्पॉन्टेनियस झरकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है, लिम्ब की। आपने थोड़ा सा देखा तो हिस्ट्री में आपको पता चला कि उसकी जो मम्मा है उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे जीडीएम था, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मलाइटिस था। तो आप अब यहाँ पे सबसे पहला एक्शन क्या लोगे। एडमिनिस्टर डेक्स्ट्रोज वाटर दिए बच्चे को, कॉल प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली करोगे, ये चीज़ तो करनी ही नहीं है, मान लो हेल्थ केयर को इन्फॉर्म करोगे पर वो मेन प्रायोरिटी नहीं है। आप पूछा आपको पहले क्या करोगे, है ना, तो आपसे बनता आप क्या कर रहे हो, आपके नॉलेज का यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं, वो पूछा है। डिटरमाइन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, आप उसका चेक कर रहे हो, या ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर एसोसिएटेड सिम्टम्स, या फिर उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि अभी और क्या हो रहा है, झरके मूवमेंट्स में कैसी झरके मूवमेंट्स आ रही है। आप एपिलेप्सीज को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या करोगे आप इसके अंदर, ठीक है, वो पूछा है। सो डेक्स्ट्रोज वाटर भी हम डायरेक्टली नहीं दे लेंगे क्योंकि पता नहीं है कि लेवल कम है, ज़्यादा है या कितना है, राइट, तो ये नहीं करेंगे, ये तो पहले से हमने क्रॉस कर दिया था। क्लिनिकल क्लाइंट सिम्टम्स को भी कंटिन्यूस असूश नहीं देखते रहना है, जो अभी देखा है उसके अकॉर्डिंग तो कुछ ना कुछ आपको आगे करना है, फिर आप करके फिर हेल्थ केयर को इन्फॉर्म करो तब तक कि ये हो गया है, ये हुआ है, मैं अब क्या करूँ, ये मैंने किया है, राइट। तो आपको क्या करना है कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करना है कि भाई ये कितना है, तब जाके तो ये सिचुएशन कुछ अप डाउन नहीं हो रही है, राइट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, वो कितना है इसके अंदर, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यस, डिटरमाइन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्यों, तो देखो, अ न्यू बॉर्न ऑफ अ मदर विथ जेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटिस, जो बच्चा हमारे पास है उसकी मम्मा को जीडीएम था, उसको इज एट हाई रिस्क फॉर नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। तो अगर बच्चे की माँ को डायबिटीज़ मलाइटिस है तो बच्चे को रिस्क है हाइपोग्लाइसेमिया का, और लो ग्लूकोज लेवल की वजह से जो है वो पेशेंट के अंदर, बच्चे के अंदर जर्की मूवमेंट्स ऑफ द लिम्ब देखने को मिल सकता है, क्लियर। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या चेक किया, ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक किया। तो हम ये बताया कि भाई नियोनेटल ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे की माँ को जीडीएम है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो बच्चे को क्या होगा, नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया होगा। जर्की और जैटरी मूवमेंट्स आर अ कॉमन साइन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया वाले पेशेंट की एक कॉमन सिम्टम्स है कि भाई उसको जर्की या जिटरी मूवमेंट्स देखने को मिलेगी। द फर्स्ट इज प्रायोरिटी इज़ टू चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल, फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि भाई इसका पहले तो लेवल चेक करो कि है कितना, टू कन्फर्म बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट लाइक डेक्स्ट्रोज। सच में अगर ये लेवल कम आ रहा है तो उसके बाद, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया तो रहेगा, हाइपोग्लाइसेमिया है तो उसका लेवल कम आएगा, अगर कम आ रहा है तो फिर हम डेक्स्ट्रोज चालू कर सकते हैं, D5%, D25%, D10%, ओके, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे हम चालू कर सकते हैं। थ्रू डायरेक्ट ओरली भी हम दे सकते हैं अगर ज़्यादा कम आया तो, और फिर ड्रिप के थ्रू भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दी डॉक्टर, ठीक है। तो ये हम बाद में करेंगे, पहले हम लेवल चेक करेंगे कि लेवल आ कितना रहा है, राइट, तो ये हम इसमें करेंगे। रिमेंबर फॉर दैट ऑल टॉपिक्स की जो सिंगल लाइन आंसर्स में पूछे जाए वैसे है, ठीक है, कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम मदर को जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मलाइटिस है तो उसके थ्रू होने वाला बच्चा भी कैसा होगा, जिसको हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, ओके। और हाइपोग्लाइसेमिया का मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स देखें तो वो है झरकिया जिटरीनेस
मूवमेंट्स। अगर ऐसा हमको फाइंड आउट होता है तो वी शुड फर्स्ट ऑफ चेक टू दी RBS लेवल ऑफ द ग्लूकोज टू द पेशेंट एंड देन आफ्टर वी विल श्योर फॉर दैट कि ये लेवल अगर लो है तो inform to the healthcare provider and then he should be prescribed for that, he or she should be prescribed for that कि आप इसको ओरल या फिर रेप के थ्रू डेक्सट्रोज वाटर दे या क्या दे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल केयर नर्स प्रोवाइड्स केयर फॉर अ क्लाइंट। ओके, क्रिटिकल केयर एरिया की नर्स है। क्रिटिकल केयर एरिया की नर्स मतलब जो हाई उसके अंदर नॉलेज होगा, हाई जो है फटाफट काम करने की एबिलिटी होगी, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी फटाफट होगी, भाई ये हुआ है ये ला दो, इंटीबेट कर देते हैं, ऑक्सीजन ला दो, ये कर देते, बराबर, वो एकदम सुपर फास्ट होगी सबसे ज़्यादा। ICU की नर्स एंड क्रिटिकल केयर की नर्स ऐसी होती है। तो क्रिटिकल केयर नर्स प्रोवाइड्स केयर फॉर अ क्लाइंट हु इज़ एडमिटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेड ट्रामा, कि जो पेशेंट को हेड ट्रामा हुआ है, ठीक है, एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनिटोल टू रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ये भी एक वन लाइनर क्वेश्चन है कि भाई मैनिटोल ड्रग देने से इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है, क्योंकि वो जो फ्लूइड या कोई भी ब्लड कुछ है उसको निकाल के बाहर, ठीक है। तो ये विच इलेक्ट्रोलाइट इज़ द प्रायोरिटी फॉर द नर्स टू मॉनिटर, कब, जब आपने पेशेंट को कौन सा दवाई दिया है, मैनिटोल दिया है तब, ठीक है। तो चलो क्या होगा, पोटाशियम चेक करोगे आप, मैनिटोल दिया है तो मैग्नीशियम चेक करोगे, क्लोराइड का लेवल चेक करोगे या सोडियम का लेवल चेक करोगे। तो व्हेन यू शुड गिवन टू द मैनिटोल टू द पेशेंट यू शुड चेक द सोडियम इनटू द लेवल ऑफ द पेशेंट। चेक द करेक्ट आंसर और नॉट, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम, राइट, यस, क्लियर। तो हम मैनिटोल दिया है तो पेशेंट के अंदर क्या चेक करेंगे, हम सोडियम का लेवल चेक करेंगे। किसका लेवल चेक करेंगे हम, सोडियम का लेवल। सोडियम का लेवल नॉर्मली हमने अभी आगे के क्वेश्चन में ही पढ़ा था, 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, राइट। और अभी जितनी भी आगे एग्ज़ाम हो चुकी है, जैसे हम प्रॉपरली नॉनसेट की बात करें तो उसमें पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्लियर, कि सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना है, अभी भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे, पर ऐसे ही पूछे जाते थे मोस्टली वन लाइनर क्वेश्चंस, राइट, कि जो जिसमें इतनी क्वेश्चन बेस्ड स्टडी या ऐसा कुछ नहीं था, बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ती जा रही है उसका फेज आके निकलता जा रहा है, प्रीलिम्स आई, मेंस है, और क्वेश्चंस का लेवल भी देखो कितना टफ केस सिनेरियो हो गया, ठीक है। जो आप अभी तक पढ़ते थे, जिसका आप आंसर पढ़ते थे, वो आंसर अभी क्वेश्चंस के अंदर है, मतलब आपको उसके भी आगे पढ़ना पड़ रहा है। तो मेक श्योर फॉर दैट कि एक बार अच्छे से बैठ के अगर स्टडी कर ली तो इसके आगे शायद नहीं पढ़ना पड़ेगा। पढ़ रहे हो तो इसके लिए, क्योंकि यू कैन जस्ट गेन दी नॉलेज, ठीक है, बट आपको इससे प्रेशराइज होकर नहीं पढ़ना पड़ेगा कि वी शुड टेक द सिलेक्शन इनटू दैट एग्जाम, और उसके लिए हम पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, राइट। अभी आप देख लो टारगेट हाई, इट्स ओके, बट आपको उसमें भी बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो ये चीज़ें हैं। सो मैनिटोल अब जब देते हैं सोडियम लेवल चेक करेंगे। सोडियम लेवल पेशेंट के अंदर नॉर्मली एनी ऑलवेज प्लस में होता है, और वो होगा हमारा 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मैनिटोल के एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, तो ये ICP को कम करता था, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करता था, ये उसका नॉर्मल एक्शन था। बट अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो वो रिमाउंड इंक्रीज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर, अभी वो इंक्रीज़ करेगा। अक्यूट रिनल फेलियर करवा सकता है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर भी करवा सकता है, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपर कैलेमिया हो सकता है, पोटाशियम का लेवल बढ़ सकता है, एंड हाइपरनेट्रेमिया, सोडियम का लेवल भी बढ़ सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि हाइपरटोनिक सलाइन, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, मैनिटोल का आपने देखा, हाइपरटोनिक सलाइन जो है उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, 9% तक 0.9% तक का जो सोडियम क्लोराइड होता है, NaS होता है, नॉर्मल सलाइन होता है, वो आइसोटोनिक होता है। बट अगर इसके ऊपर कुछ भी बढ़ा तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सलाइन, ठीक है। तो उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, तो उसमें भी सेम एक्यूट रिनल फेलियर होता है, मेलिनोलाइसिस होता है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर भी होता है जो यहाँ पे भी होता था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकता है, रिबाउंड हाइपोनेट्रेमिया होता है, हाइपोकैलेमिया, यहाँ पे हाइपरनेट्रेमिया हाइपरकैलेमिया था मैनिटोल में, हाइपरटोनिक सलाइन में हाइपोनेट्रेमिया हाइपोकैलेमिया, इन्फेक्शन सेप्सिस के चांसेस रहते हैं, एनीमिया के चांसेस रहते हैं, कोएगुलोपैथी मतलब कि क्लोटिंग या फिर ब्लड के रिलेटेड डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फ्लेबाइटिस देखने को मिल सकता है, लाइक कि कहीं पे भी आपको वेन में
ठीक है, उसमें कहाँ हो जाएगा आपका, तो इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग्स में। फिर रिबाउंड इंक्रीज आईसीपी भी आपको देखने को मिलता है, वो जगह यहाँ पे भी है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटीज़ है, इसके लिए शायद आपको यहाँ पे मैंने मैनिटोल और हाइपरटोनिक सलाइन के जो है एडवर्स इफेक्ट साथ में दिए हुए हैं, राइट। तो रिमेंबर फॉर दैट, ओके। चलो, और क्या दिया है कि मैनिटोल इज एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट। मैनिटोल कैसी ड्रग है, तो वो एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक ड्रग है। पुल्स वाटर आउट, जितना वाटर या कुछ भी चीज़ें भरे उसको खींच के वो बाहर फेंकेगा यूरिन के थ्रू या किसी के भी थ्रू, ड्रेनेज लगा दिया तो उसके थ्रू वो बाहर ला के निकालेगा। कैन कोज हाइपरनाइट्रेमिया एंड डिहाइड्रेशन, हाइपरनाइट्रेमिया भी होगा और उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि पानी बाहर निकाल के फेंक रहा है तो डिहाइड्रेशन भी होगा। सोडियम जो है वो मोस्ट अफेक्टेड होता है जब हमने मैनिटोल दिया है, मैनिटोल के टाइम, तो वॉच सोडियम एंड ऑस्मोलालिटी, क्लियर। सोडियम मोस्ट अफेक्टेड मैनिटोल के टाइम, तो आपको सोडियम और ऑस्मोलालिटी लेवल को देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैब फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड इन द क्लाइंट विथ डाइवर्टिकुलाइटिस, क्या हो चुका है उसका, डाइवर्टिकुलाइटिस, ठीक है। डाइवर्जन लेना नहीं था, ऐसे ही जाना था, बट उसने ले लिया क्या, ऐसे करके ऐसे डाइवर्जन ले लिया, तो क्या हो गया उसका डाइवर्टिक्यूला बना। बट ये डाइवर्टिक्यूला भी सिर्फ वो नहीं रहा, इसके अंदर भी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो गया, क्योंकि दिस सफिक्स आइटिस, ये सफिक्स हमको बताता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो गया है। क्लियर। तो which lab findings would the nurse expect to find in the client with diverticulitis, जो client को diverticulitis है उसके अंदर कौन सा फाइंडिंग हमको देखने को मिलेगा। रेड ब्लड काउंट उसका एलिवेट होगा, सीरम क्रिएटिनाइन उसका डिक्रीज होगा, WBC एलिवेट होगा, या फिर अल्कलाइन फोस्फेटेज उसका डिक्रीज होगा। सो सी, हमने पहले ही बात किया कि डाइवर्टिक्यूला ये था, बट डाइवर्टिकुलाइटिस, आइटिस वर्ड क्या बता रहा था, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। बहुत जब हम पढ़ने की शुरुआत की तब से पढ़ते हैं कि भाई ब्लड के टाइप्स कौन से, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ओके। और WBC का क्या फंक्शन, तो जब इन्फेक्शन बॉडी में होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यहीं पर हमको दिया हुआ था कि WBC इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो सजेस्ट क्या करेंगे, यही डाइवर्टिकुलाइटिस है तो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है तो WBC काउंट बढ़ेगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। चलो देखते हैं, ओके, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि WBC लेवल अगर इंक्रीज है तो बता रहा है कि उसमें इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, वो सही था। LLQ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन प्लस फीवर प्लस WBC इंक्रीज, वो है डाइवर्टिकुलाइटिस। एवन WBC अप है, मतलब कि गट इन्फ्लाम्ड है या कोई भी चीज़ बॉडी की इन्फ्लाम्ड है, राइट, या कोई भी चीज़ बॉडी की इन्फ्लाम्ड है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्स ऑक्सीमेट्री का आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा यूज़ कर रहे हो, पल्स ऑक्सीमेट्री का, इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज, वो कौन से फॉलोइंग लॉज से काम करती है। बॉयलेज लॉ काम करता है उसके अंदर, बियर लैम्बर्ट लॉ से वो काम करती है, चार्ल्स लॉ से काम करती है, डाल्टन लॉ से काम करता है, क्या, पल्स ऑक्सीमेट्री। मोस्टली इसका पता सबको चल गया था, घर घर में चल गया था जब क्या आया था, कोरोना आया था। क्या क्या देखते हैं इससे, SpO2 का लेवल और हार्ट रेट, मोस्टली ये दोनों चीज़। और ये भी पूछा जाता है क्या क्या देखा जाता है, तो SpO2 और हार्ट रेट। इसमें भी सब लोग सिर्फ लिख के आते हैं SpO2 के SpO2, क्योंकि हम क्या देखते हैं, लो SpO2 प्रोबलाव, लो SpO2 प्रोबलाव। हम ये नहीं देखते कि इसके अंदर दो चीज़ें देखी जाती है, SpO2 भी और हार्ट रेट भी। तो ये जो पल्स ऑक्सीमेट्री है जिसको हम लगाते कहाँ पे, फिंगर पे। फिंगर पे भी कब, जब वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, नेल पॉलिश या कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन से लो के ऊपर काम करता है, तो बियर लैम्बर्ट लो के ऊपर ये काम करता है, ऑप्शन नंबर बी पे ये काम करता है। देखो करेक्ट है, यस, बियर लैम्बर्ट लो पे काम करता है। कैसे, पल्स ऑक्सीमेट्री वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट एब्जॉर्बर्स।
क्योंकि वहाँ पे एक इंफ्रारेड लाइट होती है। देखो जब आप रखते हो तो उसके अंदर देखना एक रेड कलर की लाइट जो है वहाँ पे होती है, तो इंफ्रारेड लाइट है एंड रेड लाइट जो होती है उससे होता है एट डिफरेंट वेवलेंथ। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द बियर लैम्बर्ट लॉ। और वो जो लाइट है वही क्या दिखाती है, उसके वेवलेंथ और रेड लाइट का इंफ्रारेड वो दिखाता है कि हमको ये लो, ठीक है, बियर लैम्बर्ट लो के ऊपर ये काम करता है। तो याद रखना पल्स ऑक्सीमीटर इज वर्क ऑन थ्रू दी बियर लैम्बर्ट लो। नेक्स्ट है डिवाइस इंसर्टेड इनसाइड एंडोट्रेकियल ट्यूब टू सेप इट ड्यूरिंग इंट्यूबेशन इज कॉल्ड। डिवाइस इंसर्टेड इनसाइड एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब आप डाल रहे हो, ओरल भी डाल सकते हो, ठीक है, और नेजली भी डाल सकते हो, दोनों में बहुत चेंजेस होता है पर। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब आप जब डाल रहे हो टू सेप इट, उसको आप सेप देने वाले हो, सेप मतलब अंदर डालते वक्त सेप दे रहे हो, ऐसे गले को थोड़ा ऊंचा रखोगे फिर उसको डालेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, सेप देने के लिए जो ट्यूब यूज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टिलेट बोलते हैं, बूगी बोलते हैं, लैरिंजोस्कोप बोलते हैं, या सुप्राग्लोटिक एयर भी बोलते हैं। तो जो चीज़ सेप देने के लिए यूज़ हो रही है उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब के सेप देने के लिए उसको बोलते हैं बूगी। क्या बोलते हैं, बूगी बोलते हैं। चलो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा। ओके, सो इनसाइड एंडोट्रेकियल ट्यूब सेप के लिए जो यूज़ होती है, ठीक है, सेप के लिए यूज़ हो रही है तो उसको बोल रहे हैं स्टिलेट। ओके, और जब आपको सिर्फ उसको गाइड वायर के थ्रू यूज़ करना है, सिर्फ गाइड वायर के थ्रू यूज़ करना होता है तो इट्स कॉल्ड द बूगी। ओके, तो इट्स कॉल्ड दी बूगी। तो ऑप्शन क्या करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए सी। ऑप्शन नंबर ए द स्टिलेट, वो कैसा होता है, मेटल वायर होता है, गिविंग एंडोट्रेकियल ट्यूब इट्स कर्वेचर फॉर इंसर्शन, वो एंडोट्रेकियल ट्यूब को कर्वेचर देता है, स्टिलेट है, मेटल वायर है, इसके लिए। फिर ऑप्शन नंबर बी क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या बता रहे हैं यहाँ पे देखो, बूगी, बूगी का अब यहाँ पे यूज़ दिखाया है, यूज टू गाइड ईटीटी, ये गाइड करने के लिए यूज़ आती है, किसमें यूज़ आती है ये, तो ये गाइड करने के लिए यूज़ आती है एंडोट्रेकियल ट्यूब को इनटू दी ट्रेकिया इन डिफिकल्ट एयरवे, जब एयरवे कैसा हो, डिफिकल्ट हो, नॉर्मल ना हो, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है, क्या दिया है ऑप्शन नंबर सी में देखो, लैरिंजोस्कोप, लैरिंजोस्कोप को होल्ड कहाँ करते हैं, L4 लैरिंजोस्कोप होल्ड इनटू दी L4 लेफ्ट हैंड। ओके, लैरिंजोस्कोप को होल्ड करते हैं लेफ्ट हैंड में, ठीक है, पूरा ओपन करने के लिए वोकल कोड तक को, जब पेशेंट खुद नहीं हेल्प कर रहा है तब, ओके, अनकॉन्शियस है तब। यूज टू विजुअलाइज वोकल कोड्स, क्लियर। स्टिलेट्स प्रोवाइड्स रिजिडिटी, स्टिलेट्स क्योंकि वो मेटल वायर का है तो वो रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, कंट्रोल ड्यूरिंग डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, बट शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब टिप, वो ट्यूब टिप के बियॉन्ड नहीं जाता है टू प्रिवेंट ट्रॉमा, और इसकी वजह से ट्रॉमा नहीं होता है क्योंकि इससे ट्रॉमा होगा मेटल का है तो। और देखो यहाँ पे अगर सेप देना है एंडोट्रेकियल ट्यूब का तो क्या यूज़ करेंगे, बूगी का यूज़ करेंगे। एज फॉर सेप स्टिलेट्स सेप्स द ट्यूब, एज फॉर सेप, और एज से ही क्या यूज़ होगा हमारा, स्टिलेट यूज़ होगा, ठीक है। बूगी किसके लिए यूज़ हो रही थी, सिर्फ गाइड के लिए यूज़ हो रही थी, बूगी सिर्फ गाइड के लिए यूज़ हो रही है, बूगी में क्योंकि जी है तो जी से गाइड, और एस में सेप है तो सेप देने के लिए एस से स्टिलेट। ओके, रिमेंबर फॉर दैट एंडोट्रेकियल ट्यूब के लिए, क्लियर। फिर क्या है कि विच डिवाइस इज फर्स्ट इंसर्टेड इनटू ट्रेकिया टू गाइड एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट इन डिफिकल्ट एयरवे। गाइड के लिए अभी हमने बहुत आगे वाले क्वेश्चन में माथाफोड़ी की है, तो क्या आएगा कि गाइड आएगा, वहाँ पे क्या है बूगी, सेप आएगा तो क्या आएगा स्टिलेट, क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, देख लो करेक्ट है। ओके, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए जो क्या दिखाता है, स्टिलेट, स्टिलेट किसके लिए था, सेप के लिए, सेप द ट्यूब नॉट फॉर गाइडिंग दी ब्लाइंडली, ब्लाइंडली अगर आपको ट्यूब डालनी है किसके साथ डालोगे, बूगी के साथ डाल दोगे। फिर है ऑप्शन नंबर बी बूगी, बूगी क्या था तो गाइड के लिए, तो इंट्रोड्यूस फर्स्ट एंडोट्रेकियल ट्यूब्स रेल रोडेड ओवर इट, ब्लाइंडली डाल सकते हैं मतलब रेल रोडेड ओवर इट। देन क्या है ऑप्शन नंबर सी में लैरिंजोस्कोप, हमने बोला लेफ्ट हैंड में हम पकड़ते हैं उसको इजीली, हेल्प्स टू विजुअलाइज दी वोकल कोड्स। देन है मैजिल फोर्सअप, मैजिल फोर्सअप्स का यूज़ कब होता है, गाइड्स इन नासोट्रेकियल ट्यूब, नासोट्रेकियल ट्यूब आप जब डाल रहे हो तो आप यूज़ क्या करोगे, बूगी नहीं करोगे, अब क्या यूज़ करोगे, मैजिल फोर्सअप का यूज़ करोगे, ठीक है। तो बूगी एक्ट्स एज अ गाइड वायर इन कांट सी बट कांट फी, ओके, कांट सी बट कांट फी, ओके, बट कैन फी, उसको डाल जरूर सकता है ब्लाइंडली। अब इंट्यूबेशंस स्पेशली इन ग्रेड 2 एंड 3 व्यूज़, जब ग्रेड 3 एंड
2 एंड 3 व्यूज़ किसके अंदर है, वोकल कॉर्ड के अंदर। आपका जब डिफ़िकल्ट एयरवे है उसके लिए स्पेशली आप इसका यूज़ करके एंडोट्रेकियल ट्यूब को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चंस है हम यही तक, और यस बुगी जो है ब्रिज टू एयरवे गाइड्स योर पाथ, ठीक है, रेल रोड एड ओवर इट, तो बूजी इज द ब्रिज टू एयरवे गाइड्स योर पाथ, क्लियर। तो यहीं तक रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यू जस्ट डेफिनेटली राइट इन टू द कमेंट सेशन कि कैसा लगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी पुट डाउन ऑल्सो इन टू द कमेंट सेशन। ओके, थैंक यू।